हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक चैप्टर करेंगे स्टैंडर्ड 8 का लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि हमारे पास जो रिसोर्स है लैंड, सॉइल और वाटर, उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लैंड से। लैंड बेसिकली कहते हैं, लैंड का मतलब होता है ज़मीन एंड सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। लैंड और सॉइल दोनों अलग है। सॉइल इज़ ए पार्ट ऑफ लैंड एंड सॉइल को बनने में हज़ारों साल का समय लगता है, जो वेदरिंग ऑफ रॉक से होता है। पत्थर के मौसम के अनुसार बहुत सारा चेंजेस आते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैंड से। लैंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग एंड ए नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म लिव ऑन लैंड। तो लैंड हम लोग सबको जानते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग एंड ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव ऑन लैंड। जाहिर सी बात है, जितने भी जीव है, प्राणी है, उन सबको रहने के लिए जगह लैंड ही देता है। एंड मेनी ऑफ आवर बेसिक नीड्स सच एज फूड, शेल्टर आर डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड। हम लोग की जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं वो लैंड ही पूरा करती है। जैसे रहने की जगह, खाने के लिए हम जो भी चीज़ खाते हैं वो सब लैंड से ही उगता है, मिट्टी से ही उगता है। मिट्टी भी लैंड ही प्रोवाइड करती है जिस पे हमारा भोजन उगता है। लैंड इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन etc। बेसिकली और भी बहुत सारे काम हैं, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी से सारे काम जुड़े हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए लैंड का इस्तेमाल किया जाता है और ये बेसिकली ह्यूमंस ही करते हैं। लैंड कवर्स अबाउट 29% ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाई वाटर, जो हम जानते हैं ओशंस के रूप में है। ए लार्ज पार्ट ऑफ लैंड इज़ कवर्ड बाई डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट, माउंटेन, वैलीज। हम ये भी जानते हैं कि हमारे अर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा पार्ट डेजर्ट से कवर्ड है, डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है, माउंटेन्स है, कहीं वैलीज़ है, कहीं रिवर्स है, कहीं ओशंस है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो अर्थ में, जिसके वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे अर्थ में। सो ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। Now, the plains and the river valleys are densely populated due to pleasant climate। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो प्लेन्स एरियाज़ हैं एंड जो रिवर वैलीज एरियाज़ हैं वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। वहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, लेकिन और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। जब से सबसे पहला मेन रीज़न तो क्लाइमेट हो गया। दूसरा, वहाँ का जो सॉइल है दैट इज़ वेरी फर्टाइल एंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तीसरा हो गया प्लेन लैंड है, घर वगैरह बनाने में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्लेन एरिया है तो रोड बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत ही आसानी से वो रोड से कनेक्ट हो सकता है, आसपास के जगह से रोड बन सकता है, एयरलाइंस हो सकते हैं। और रिवर वैलीज़ के पास बसने से क्या होता है, रिवर भी हमें ट्रांसपोर्ट के लिए जगह देता है। और भी बहुत सारे रिवर से हम लोग बहुत सारी चीज़ें में, रिवर से फूड भी मिलता है, जैसे फ़िश वगैरह मिलता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं रिवर वैलीज़ के पास सेटल होने का। नाउ द प्लेस विच हैव डिफ़िकल्ट टेरेन एंड अनसूटेबल क्लाइमेट आर यूजुअली स्पार्सली पॉपुलेटेड। तो जो जगह जहाँ का टेरेन मतलब जहाँ का ज़मीन बहुत ही अनइवन है, जैसे डेजर्ट एरिया हो गया, पहाड़ का ढलान हो गया, या फिर पत्थर वाले एरिया हो गए, तो वो सब जगह जो अनइवन है, जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, जहाँ पर जीवन बहुत कठिन है, जहाँ पर ऐसा भी ज़मीन है जहाँ पर घास भी नहीं उगता है, सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ उगती है, तो वो सब जगह पर एंड अनसूटेबल क्लाइमेट, जहाँ का क्लाइमेट भी सूट नहीं करता है, बहुत तेज़ हवा चलती है या फिर हवा चलता ही नहीं है, या फिर हमेशा बवंडर तूफ़ान वगैरह आता रहता है, बर्फीला तूफ़ान आता है, या फिर लू टाइप का चलता रहता है। तो वैसे एरिया में भी लोग, जाहिर सी बात है, बहुत कम जाते हैं। और वैसे उस एरिया के आसपास का एरिया बहुत ही कम लोगों से घिरा होता है, वहाँ पर बहुत कम ही लोग रहते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ लैंड यूज़। तो बेसिकली लैंड यूज़ किस चीज़ पर होता है, ये डिपेंड करता है कि टोपोग्राफिकली, सॉयल, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंड नेक्स्ट है ह्यूमन फैक्टर, जिसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी है। तो लैंड का यूज़ इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, टोपोग्राफिकली, सॉयल, क्लाइमेट,
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड ह्यूमन फैक्टर्स। ये रीज़न है जिसके चलते लैंड को यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लैंड यूज़। तो लैंड को कैसे क्लासीफाई किया जा रहा है? लैंड का क्लासीफाई है अरेबल लैंड, पास्चर लैंड, फैलो लैंड, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, फॉरेस्ट एंड नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। लाइक लैंड सूटेबल फॉर कल्टिवेशन, जिसको उसको हम लोग अरेबल लैंड कहते हैं। एंड पास्चर लैंड हो गया लैंड दैट इज़ यूज फॉर ग्रेजिंग लाइव स्टॉक, जैसे जो भी हम लोग के घर के पालतू जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, तो उनको चराने के लिए भी तो जगह चाहिए, तो वो खास चरने वाली ज़मीन पर ही चरते हैं। वैसे चरने वाली ज़मीन पर खेती नहीं होती, वहाँ पर हमेशा घास ही उगता है और जानवर लोग वो जगह चरते हैं। नेक्स्ट है फैलो लैंड। तो फैलो लैंड वैसा हो गया लैंड लेफ्ट अनयूज्ड फॉर द सीजन टू बी कल्टिवेटेड लेटर ऑन। दैट मीन्स मैंने बहुत सारे लैंड्स को क्या होता है, एक सीज़न 2 सीज़न मैंने फसल उगाने के बाद उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी फर्टिलिटी रिगेन हो सके, रिचार्ज हो सके। तो वैसे जगह को हम लोग फैलो लैंड कहते हैं। एंड कल्टिवेबल वेस्ट लैंड किसको कहते हैं? लैंड दैट कैन बी कल्टिवेटेड बट लाइंग फैलो मोर देन 5 years, मतलब जिस पर खेती तो हो सकती है मगर वो 5 साल से ज़्यादा समय से छोड़ा हुआ है, तो उसको कहते हैं हम लोग कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। तो फॉरेस्ट हम लोग जानते हैं जो एरिया है फॉरेस्ट से कवर्ड होता है, तो वहाँ भी हम लोग खेती वगैरह कल्टीवेशन एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं। एंड नॉन एग्रीकल्चरल लैंड दैट मीन्स जिस जगह पर बिल्कुल सिर्फ पत्थर भरा हुआ है या फिर नीचे का पत्थर बाहर आ गया है या फिर डेजर्ट टाइप का आ गया है या फिर फ्लड एरिया हो गया है, तो वो भी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में ही काउंट होता है। दिस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस आर, एक चीज़ और है, ये हम लोग जो ह्यूमन ने ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया लैंड को लेकर, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं। ओवर यूज़ होता है, तो ओवर यूज़ की वजह से सबसे पहला प्रॉब्लम आया वो है लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है लैंड की जो क्वालिटी होती है उसमें क्वालिटी का गिरना, लगातार गिरते रहना, वो लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। नेक्स्ट वन इज़ लैंडस्लाइड, ये हम लोग जानते हैं भूस्खलन कहते हैं, मिट्टी का बड़ा वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली ऊपर से घसक कर नीचे गिर जाता है। तो ये भी ह्यूमन के वजह से डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली ये भी होता है, कुछ नेचुरल वजह भी होते हैं बट ह्यूमन का भी एक वजह है। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में हम ह्यूमंस जो एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और भी जो हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह लैंड वगैरह में डंप कर देते हैं, मिट्टी में छोड़ देते हैं, बहने ही दे देते हैं, इससे तो सॉइल का डिग्रेडेशन होता ही है, साथ ही साथ वाटर पोल्यूशन भी होता है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं और वो इस्तेमाल करने योग्य नहीं रह जाता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ डेजर्टिफिकेशन। तो ये डेजर्टिफिकेशन भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से होता है, मिट्टी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना और उसको दोबारा रिप्लेनिश रिचार्ज होने के लिए नहीं छोड़ना है, इससे भी डेजर्ट बनने के चांसेस रहते हैं। तो ऑल ऑफ विच पोज सीरियस थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट। जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट को एक बहुत खतरनाक संदेश दे रहा है एंड एनवायरनमेंट को इससे बहुत बड़ा खतरा भी है। नेक्स्ट वन इज़, इसीलिए हमें लैंड कंजर्वेशन की ज़रूरत है, लैंड को बचाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यही सब रीज़न से अगर मिट्टी ख़त्म हो जाएगा, दैट मीन्स मिट्टी तो है हमारे पास मगर मिट्टी में वो क्वालिटी ही नहीं रहेगी कि वो प्लांट्स को ग्रो कर पाए, तो हम इंसान और जितने भी हार्बीवोरस है वो खाएंगे क्या? जाहिर सी बात है हम लोग तो मृत्यु की ओर बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व मतलब स्पेसीज़ ही ख़त्म हो जाएगा और इसका जिम्मेदार भी ह्यूमन ही है क्योंकि ह्यूमन के नीड्स हर दिन बढ़ रहे हैं जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। चलिए फिर भी हमें पढ़ना है, हमें समझना है, इसीलिए ये टॉपिक आया कि कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द डिप्लेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। लैंड मस्ट बी कंजर्व्ड। ये इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस अगर नहीं होगा तो हर एक चीज़ दूसरे चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो एक चीज़ से दूसरा चीज़ डिस्टर्ब होगा, उससे क्या होगा, पृथ्वी पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा, अल्टीमेटली यही होगा। नेक्स्ट है, तो ये कौन कौन से मेथड्स हैं
सबसे पहला लैंड रिक्लेमेशन है, नेक्स्ट है एफॉरेस्टेशन, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग एन एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड कंट्रोलिंग द ओवर ग्रेजिंग एंड माइनिंग प्रोसेस। ये बेसिकली 4 माने मेथड्स बताए गए हैं जिनके थ्रू हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ताकि अगर वो बचा रहेगा तो हमारा जीवन का आधार भी बचा रहेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज सॉइल। तो सॉइल क्या है? इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड अ फाइन मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल फाइन मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स है और वो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। As rocks are broken down into smaller pieces by the agents of erosion like water, wind and glaciers, तो ये एजेंट्स हैं, इनके मूवमेंट की वजह से रॉक टूटते हैं और ये हज़ारों सालों का समय लगता है, ये तुरंत होने वाली चीज़ नहीं है। हज़ारों साल के समय में टूटते टूटते उनका एक लेयर धीरे 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 पाउडरी सॉइल कन्वर्ट्स मिट्टी के रूप में कन्वर्ट होके जमा होता रहता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हज़ारों लाखों साल से चला आ रहा है। सॉइल इज़ अ वाइटल रिसोर्स एंड इट इज़ नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स, हम सभी को ही जानते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन द कलर, टेक्सचर, कंटेंट एंड फर्टिलिटी। हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टाइप के सॉइल पाए जाते हैं। इंडिया में तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री, यहाँ हर चीज़ की वैरायटी है। फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द नेचर ऑफ द सॉइल, तो भाई मिट्टी का जो टेक्सचर, नेचर, क्वालिटी वो किस आधार पर होगा? वो होगा टोपोग्राफी, climatic condition, composition of the parent rock, moisture nature of the organic matter। तो ये सारी चीज़ें, टोपोग्राफी हो गया किस जगह पर वो है, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया उस जगह के क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होंगे, जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन होंगे वही गुण उस मिट्टी में आएगा। कॉम्पोजिशन ऑफ पेरेंट रॉक, वो मिट्टी किस टाइप के रॉक से बना है वो खूबी उसमें आएगा ही आएगा। मॉइस्चर नेचर मतलब वो मिट्टी मॉइस्चर को कितना पकड़ के रख पाता है, ये क्वालिटी भी मिट्टी का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिससे बहुत सारा काम होता है। अगर मिट्टी पानी को नहीं पकड़ पाएगा तब जो उसमें जो प्लांट्स लगेगा वो ग्रो कैसे होगा? जैसे बालू कभी भी पानी को नहीं पकड़ सकता, इसलिए बालू में कोई पौधा उगता भी नहीं है। नेक्स्ट है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द कंटेंट ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड द कैपेसिटी टू रिटेन द राइट अमाउंट ऑफ वाटर। तो मिट्टी के जो उपजाऊ क्षमता होती है वो किस बात पर डिपेंड करता है? दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द 3 फैक्टर्स। पहला है कंटेंट ऑफ द मिनरल्स, भाई मिट्टी में मिनरल्स होते हैं, पोटाशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स, बहुत सारे टाइप के मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंटेंट ऑफ द मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, कैपेसिटी टू रिटेन द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये सारी खूबी अगर है तो मिट्टी की फर्टिलिटी गुड, बेटर, बेस्ट या वर्स्ट होगी। जिसमें ये खूबी ज़्यादा होगी वो मिट्टी बढ़िया होगी, जिसमें ये खूबी कम होगी वो मिट्टी बढ़िया नहीं होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल विच इज़ प्रेजेंट इन इंडिया, दैट इज़ एलुवियल सॉइल। तो दिस इज़ वेरी रिच एंड फर्टाइल सॉइल आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मोस्टली ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो एलुवियल सॉइल ज़्यादातर सभी टाइप के क्रॉप्स के लिए सूटेबल होते हैं। ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल क्या होता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। हम लोग का ये मानना है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, उस वोल्केनिक इरप्शन से जो लावा बाहर आया और धीरे धीरे बाहर आने के बाद वो सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिडिफिकेशन उसमें वो जम गया और वो पत्थर का रूप ले लिया और वो पत्थर से धीरे 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 ब्लैक सॉइल की उत्पत्ति हुई। तो जाहिर सी बात है जिस पत्थर से सॉइल की उत्पत्ति होगी उस पत्थर के सारे गुण उस सॉइल में मिलेंगे। इट इज़ रिच इन आयरन विच कॉजेज इट टू विथस्टैंड विंड एंड वाटर इरोजन। तो भाई ब्लैक सॉइल जो होता है ये विंड को भी प्रिवेंट करता है, जल्दी उड़ता नहीं है, एंड वाटर इरोजन को भी ये रोक के रखता है। पानी इस मिट्टी को जल्दी से धोकर लेकर नहीं जा पाती है। एंड इट इज़ बेस्ट फॉर द कॉटन प्लांट, ये कॉटन प्लांट के लिए बेस्ट है। नाउ रेड सॉइल, तो इट इज़ रेड इन कलर ड्यू टू हाई आयरन कंटेंट एंड लो इन न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस। तो रेड सॉइल का प्रॉपर्टी क्या है? इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही साथ इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग मिलेट्स, कॉटन, व्हीट, ऑनियंस एंड पोटैटोज़। तो ये इन क्रॉप्स के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है लैटराइट सॉइल, तो इट इज़ नेचुरली फर्टाइल एंड हैज़ टू बी ट्रीटेड विथ
फर्टिलाइजर्स फॉर कल्टिवेशन, सॉरी इट इज़ नॉट नेचुरली फर्टाइल। लैटेराइट सॉइल इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है, तो लैटेराइट सॉइल में हमें फर्टिलाइजर्स मिलाना पड़ता है ताकि हमारे क्रॉप्स का ग्रोथ अच्छे से हो पाए। एंड इट इज़ सूटेबल फॉर कल्टिवेटिंग जूट, फॉडर क्रॉप्स एंड फॉर ब्रिक मेकिंग। फॉडर क्रॉप का मतलब ये जानवरों का चारा होता है, जैसे बार्ली हो गया, ओट्स हो गया, ये हम लोग जानवरों के लिए उगाते हैं। आजकल तो हम लोग भी खाते हैं, बट ये जानवरों के लिए स्पेशली उगाया जाता था। नेक्स्ट, एरिड एंड सैंडी सॉइल, तो इट इज़ फाउंड इन ड्राई एंड डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान एंड इट इज़ लो इन ह्यूमस एंड मॉइस्चर कंटेंट एंड एडिक्वेट इरीगेशन नीडेड। तो ये बेसिकली राजस्थान के एरिया मिलता है, ये बहुत ही ड्राई होता है, इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर बहुत कम होते हैं और इसमें इरिगेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लास्ट है माउंटेन सॉइल, इट इज़ यूजुअली शैलो, लोअर इन फर्टिलिटी। तो माउंटेन सॉइल शुरू से ही शैलो होता है, हल्का नमकीन टाइप में होता है एंड इसकी फर्टिलिटी बहुत कम होती है। तो माउंटेन सॉइल में भी हमें अगर कल्टीवेशन करना हो तो हमें इसमें मैन्योर्स मिलाने होंगे, तब जाकर हमारा जो क्रॉप्स है उसका प्रोडक्शन अच्छे से हो पाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल का कुछ प्रॉपर्टी दिया गया है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी इंसर्ट किए गए हैं, हम लोग उसको एक वन बाय वन स्टडी करेंगे। व्हेन एजेंट्स like water, wind, ice, etc. displaces upper layer of the soil is called soil erosion. Soil erosion का सिंपल सा डेफिनेशन है कि जब भी अपर लेयर ऑफ सॉइल को आइदर विंड, वाटर, आइस ये अगर हटा दे उस जगह से तो वो सॉइल इरोजन होता है, विच लेड्स टू द लॉस ऑफ फर्टिलिटी, मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। सॉइल इरोजन इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ द सॉइल डिग्रेडेशन। मिट्टी का जो डिग्रेड हो जाना, अपने ग्रेड से नीचे उतर जाना, मिट्टी के प्रॉपर्टी ख़राब हो जाना, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है सॉइल इरोजन। नाउ ओवर ग्रेजिंग, ओवर कल्टिवेशन, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सारे रीजंस हैं बेसिकली सॉइल के डिग्रेड होने का। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज फॉर द सॉइल डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे मिट्टी की प्रॉपर्टी ख़राब होती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स ऑफ सम सॉइल कंजर्वेशन क्या है। मल्चिंग, मल्चिंग एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग मिट्टी के प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। जैसे इट इज़ डन बाय कवरिंग द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स विथ ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, दिस प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। ये देखिए इस पिक्चर में ये मल्टिंग है, ये मिट्टी के बीच में, पौधे और मिट्टी के बीच में ये हम लोग सूखी घास पुआल बिछा देते हैं। इससे क्या होता है ना, ये जो पुआल होता है, ये जो सूखा घास होता है येलो कलर का दिख रहा है, ये क्या करता है मॉइस्चर को, पानी को एब्जॉर्ब करके पकड़ के रखता है ताकि मिट्टी में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बना रहे। सनलाइट इसमें ज़्यादा नहीं गिरता है मिट्टी तक, तो सनलाइट नहीं गिरेगा तो इवापोरेट नहीं हो पाएगा पानी। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है मॉइस्चर को पकड़ के रखने का। नेक्स्ट वन इज काउंटर बंडिंग। काउंटर बंडिंग का इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग बैरियर्स अराउंड बर्न्स अक्रॉस द स्लोप्स। ये वाले पिक्चर में आप लोग को दिख रहा होगा, ज़रा ठीक से देखिए, कोने में ऊंचा 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 मेड़ बना के रखा गया। ये दिख रहा है, ये कोने में ऊंचा ऊंचा मेड़ बना के रखा गया। इससे क्या होता है पानी वहाँ पर रुका रहता है और फसलों को माने पानी मिलता रहता है, अदरवाइज स्लोप्स में तो सारा पानी बह कर चला जाएगा। नेक्स्ट वन इज trenches are made in front of the barriers to hold the rainfall. They prevent wind erosion by keeping the soil moist. ये भी एक तरीके से अगर मिट्टी गीला हो तो हवा उड़ा के नहीं ले जा पाएगी, तो मिट्टी को हमेशा गीला रखना हो तो पानी को रोक के रखना होगा। तो इससे क्या हो रहा है ना, आप लोग देखिए इस पिक्चर में बिल्कुल कोना कोना में बिल्कुल थोड़ा सा ऊंचा उठा के रखा गया है, मेड़ टाइप का बना के रखा गया है, उसको ट्रेंच कहते हैं। इससे क्या होता है पानी रुका रहेगा तो मिट्टी गीला रहेगा, तो मिट्टी को हवा लेकर नहीं जा पाएगी। इसलिए जो माउंटेन एरिया, यहाँ खुला जगह में तेज़ हवाएं चलती है जो मिट्टी को भी उड़ा के ले जा सकती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द टेरेस फार्मिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेरेस और स्टीप स्लोप्स। दिस इज़ ऑल्सो ए प्रोसेस जिसमें हम लोग टेरेस बनाते हैं या स्टीप स्लोप बनाते हैं टू ग्रो क्रॉप्स, इज़ नोन एज टेरेस फार्मिंग। ये भी टेरेस फार्मिंग का ही एक एग्जाम्पल है, ये भी टेरेस फार्मिंग का ही एक एग्जाम्पल है। टेरेस टाइप का बनाते हैं एंड इट कंजर्व द सॉइल बाय प्रिवेलिंग रेन वाटर, और इस तरीके से रेन वाटर को पकड़ के रखा जाता है ताकि
वाटर का, मिट्टी का जो कंटेंट है वो अच्छे से बना रहे, प्रॉपर्टी अच्छे से बनी रहे, मिट्टी में मॉइस्चर कंटेंट बना रहे और हमारा प्रोडक्शन अच्छे से हो। नेक्स्ट वन इज़ क्रॉप रोटेशन। तो हम लोग सबको जानते हैं दिस इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड इन विच 2 और मोर डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रो इन द सेम फील्ड। ये दिख रहा होगा, यहाँ पे एक दूसरे तरह का फसल लगाया है, यहाँ दूसरे तरह का फसल लगाया गया है। ये एक ऐसा मेथड है, 2 या 2 से ज़्यादा फसलों को एक साथ लगाया जाता है। इससे क्या होता है, सॉइल का प्रॉपर्टी, फर्टिलिटी बनी रहती है। इससे मिट्टी का फर्टिलिटी घटता नहीं है एंड आप एक फसल के बाद दूसरा फसल लगा सकते हैं, क्योंकि जितना फर्टिलिटी एक फसल में ख़त्म होता है उतना ही वो रिगेन कर चुका होता है। नेक्स्ट वन इज़ बेसिकली इन द सेम फील्ड टू प्रिजर्व द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये हमारा क्रॉप रोटेशन का था। नेक्स्ट वन इज़ शेल्टर बेल्ट्स। तो शेल्टर बेल्ट्स क्या है, इन द कोस्टल एरिया, बेसिकली ये समुद्र के किनारे वाले जगह पर होता है, जहाँ पर वेयर द विंड कैन ब्लो द टॉप सॉइल, सो a row of trees are planted to act as a shelter belts and it prevent the soil erosion. ये जस्ट मैं आपको समझाऊँ, ये जहाँ भी समुद्र का किनारा होता है, कोने में बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं। खेतों के बिल्कुल जस्ट इस तरीके से ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं जहाँ पर हवा बहुत तेज़ चलती है। इससे क्या होता है, ये देखिए दोनों तरफ, इससे क्या होता है ना, मिट्टी धो के नहीं ले, मिट्टी को हवा उड़ा के लेकर नहीं जा पाता है। तो ये भी एक तरह का हेल्प है, ये सॉइल इरोजन होने से बचाता है। नेक्स्ट वन इज़ प्लगिंग। तो प्लगिंग इज़ अ प्रोसेस जब व्हेन डीप रनिंग वाटर चैनल कॉल्ड गलीज आर प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ द पाइल्स ऑफ रॉक टू स्लो डाउन द फ्लो वाटर। ये आपको दिख रहा होगा, ये लास्ट वाले पिक्चर में, इसमें क्या होता है ना, ये दोनों तरफ से ढलान है, तो यहाँ पर बरसात के समय में बहुत तेज़ पानी आता है और ये पानी मिट्टी को धोकर लेकर चला जाता है। तो बीच बीच में पत्थर और पेड़ देकर, ये देखिए पेड़ लगा हुआ है, यहीं पर बहुत एक पत्थर का एक घेरा बनाया गया है। इससे क्या होगा, पानी का स्पीड घट जाएगा, पानी वहाँ पर भरा रहेगा और क्या होगा, मिट्टी मेरा इरोड नहीं होगा, मिट्टी मेरा धोकर लेकर नहीं जाएगा। तो ये हो गया प्लगिंग। तो ये अलग अलग तरह के मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग अपने सॉइल को बचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वाटर। सो वाटर ऑन द अर्थ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर, हम सभी को जानते हैं, फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर। तो सलाइन वाटर इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड फ्रेश वाटर अकाउंट्स ओनली 2.5% ऑफ द अर्थ। फ्रेश वाटर बहुत कम है, इसलिए तो वाटर स्कैर्सिटी होता है। मोस्ट ऑफ दिस स्टोर्ड इन आइस शीट एंड ग्लेशियर्स। फ्रेश वाटर का एक बहुत बड़ा पार्ट आइस शीट या ग्लेशियर के रूप में स्टोर्ड है। फ्रेश वाटर इज फाउंड इन रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर। फ्रेश वाटर इज फाउंड इन डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जाहिर सी बात है, फ्रेश वाटर अलग अलग रूप में पाया जाता है, सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी और गैस में भी। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम्स वन स्टेट टू अनदर इन एटमोसफियर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वह पानी इवापोरेट होकर वेपर में कन्वर्ट होता है और वो जब ऊपर आसमान में चला जाता है वहाँ जाकर वो कंडेंस होके क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जब सर्टेन टेम्परेचर, प्रेशर होता है तो फिर बारिश मतलब रेन वाटर के रूप में वापस धरती में आता है। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूसली एक सर्कुलेशन, एक साइकिल टाइप का बना हुआ है और इसी को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। तो हमारा जो इंडिया का मेन रिसोर्स है वाटर का, वो रेनफॉल है, सबसे फर्स्ट रेनफॉल है। नेक्स्ट वन इज़ रिवर, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर। यही है 4 हमारा मेन वाटर का रिसोर्सेज। द मेन रिवर्स आर गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, सोन, दामोदर एंड सो मेनी रिवर्स आर प्रेजेंट इन आवर कंट्री। तो वो सारे मेन रिवर्स है जो हमारे कंट्री को, एंड ये सारे रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज भी हैं जो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं, कहीं कहीं नुकसान भी पहुंचाते हैं। और यही हमारे कंट्री में वाटर के सोर्स भी हैं। सम आर पेरेनियल, दैट मीन्स हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर, एंड सम आर सीजनल, दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल। पेरेनियल मतलब जिसमें 12 महीना पानी होता है। तो जितना भी हिमालयन रिवर्स है जैसे गंगा, यमुना, इनमें 12 महीना पानी रहता है, तो वो पेरेनियल हैं। एंड सीजनल रिवर्स हो गए जैसे ताप्ती हो गई, कोसी हो गया, ये गर्मी के दिन में सूख जाता है, फिर बारिश के समय में इसमें पानी होता है।
तो उनको सीजनल रिवर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, इसमें भी है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वो कैसे? देन स्कैरसिटी ऑफ वाटर इज मेजर चैलेंज इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया आज इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है जिसको हम लोग स्कैरसिटी ऑफ वाटर कहते हैं, पानी की कमी। कौन पानी? मीठे पानी, फ्रेश वाटर की कमी, सलाइन वाटर की कमी नहीं। नाउ वाटर स्कैरसिटी इज पार्टली कॉज्ड बाई इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन एंड द राइजिंग डिमांड ऑफ वाटर। जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रहे हैं, हमारा अलग अलग सेक्टर्स बढ़ रहा है, तो पानी का डिमांड बढ़ रहा है, और डिमांड बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से सप्लाई नहीं है, क्योंकि ये सप्लाई हमारे बस में नहीं है, ये सप्लाई नेचर के बस में है। नेचर अपने हिसाब से बिल्कुल सही काम कर रहा है, बट हम ह्यूमंस इतने सेल्फिश हैं, इतने इररेस्पॉन्सिबल हैं कि हमारे कंजप्शन इतना रेट लेवल है कि उसका रिप्लेनिश लेवल कवर नहीं कर पा रहा है। मतलब हम लोग जिस मात्रा में पानी को खर्च कर रहे हैं उस मात्रा में नेचर उसको रिप्लेनिश नहीं कर पा रही है, इसलिए डिमांड ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि स्कैरसिटी बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, स्कैरसिटी भी बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा। नाउ अदर फैक्टर्स आर वाटर पोल्यूशन, ड्राइंग अप ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, फेलियर ऑफ मानसून, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड केयरलेस यूज ऑफ वाटर। सो कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज देयरफॉर अ ग्लोबल नीड, ये पूरी दुनिया की ज़रूरत है। नाउ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है इसी का, वाटर पोल्यूशन। तो इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स सच एज ट्रीटिंग टॉक्सिक सब्सटेंस बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू वाटर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ जो अपने वेस्ट जो होते हैं, जो केमिकल से भरे हुए रहते हैं, उनको डायरेक्टली रिवर वगैरह में एक्सपोज कर देते हैं या फिर किसी फील्ड में फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, बारिश के समय में वो धुल के फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली नदियों में ही जाके डंप होता है। इससे रिवर पोल्यूशन होता है। रिवर पोल्यूशन बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा डर है। इससे क्या होता है, रिवर पोल्यूशन से रिवर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म मरते हैं, और रिवर वाटर जब समुद्र में मिलता है तो वो केमिकल समुद्र में भी जाता है और समुद्र के ऑर्गेनिज्म भी मरते हैं। तो बहुत एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, एक प्रॉब्लम कई अनेक प्रॉब्लम को जन्म देता है। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस कर रही है, एंड फैक्ट्रीज़ वालों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि जो भी ये लोग माने वेस्ट डंप करते हैं, इट शुड बी ट्रीटेड, उनको फिल्टर करने के बाद ही डंप करना चाहिए। कंट्रोल इरिगेशन शुड बी डन टू प्रिवेंट वेस्टेज। जो हम इरिगेशन में पानी वेस्ट करते हैं वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर्स कैन बी यूज टू सेव वाटर इंस्टेड ऑफ कैनाल और ट्यूबवेल इरिगेशन। ये ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, आपने देखा होगा, वो पाइपलाइन जुड़े रहते हैं, हर प्लांट्स के जड़ के नीचे पाइपलाइन जुड़े होते हैं, जिससे क्या होता है, पानी बूंद बूंद करके पेड़ के जड़ तक पहुंचाता है, जस्ट बूंद बूंद करके पहुंचाता है। इससे क्या होता है, पानी की बर्बादी कम होती है। इससे क्या होता है, पानी का जो वेस्टेज होता है ना, वो कम होता है। एक चीज़ है, हम लोग अगर पौधे में सारा दिन पानी देते रहेंगे तो इससे पौधा बड़ा नहीं होगा। पौधे को जितना पानी चाहिए उतना ही देना है। पौधे को जितनी ज़रूरत होती है वो उतना ही पानी एब्जॉर्ब करता है, बाकी सारा पानी ऐसे ही एज इट इज़ धरा रह जाता है। इससे क्या होता है, वाटर का वेस्टेज होता है, वो किसी काम का नहीं होता है। सो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स, मतलब वाटर स्प्रिंकलर को यूज़ करके हम लोग उसमें कम मात्रा में पौधे तक पानी पहुंचाते हैं। इससे पानी का वेस्टेज बढ़ता है, क्योंकि ये जो हम लोग कैनाल से चाहे ट्यूबवेल से इरिगेशन करते हैं, इससे क्या होता है, पानी खोल के छोड़ देते हैं, प्लांट्स को जितना ज़रूरत होगा वो उतना ही लेगा, उससे ज़्यादा वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लेगा ही नहीं, चाहे आप सारा दिन 24 घंटे पानी चलाते रहिए। इससे पानी ज़रूर वेस्ट होता है। नाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी practiced by constructing tanks and pits to prevent runoff। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो एक बहुत बड़ा नीड है, एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस है पानी को बचाने का, स्टोर करने का। नेक्स्ट है मल्चिंग एंड प्लगिंग गलीज ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व वाटर। ये भी है, मल्चिंग और प्लगिंग गलीज बनाने से भी पानी बचता है। कंस्ट्रक्टिंग डैम्स विल ऑल्सो हेल्प टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर डोमेस्टिक पर्पस। जाहिर सी बात है, डैम बनने से तो डैम हमेशा मल्टीपर्पज़ होता है, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एंड एफॉरेस्टेशन विल रिड्यूस द रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर।
एफॉरेस्टेशन तो मल्टीपर्पज़ काम है, इसको करने से बहुत सारे फ़ायदे होंगे। सिर्फ वाटर ही कंजर्व नहीं होगा, साथ ही साथ वाटर एयर प्यूरिफाई भी होगा, बहुत सारे चीज़ें होंगी। तो आप लोग का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से आप लोग इसको एक दो बार ध्यान से सुनिए, 100% आप लोग को ये पूरा चैप्टर क्लियरेंस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।